एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज शुरू करते हैं असर्शंस एंड रीजंस चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से आपको ये देखना है वीडियो, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, प्लस असर्शन रीजन जो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसको कैसे आंसर करना है प्रॉपरली ये आप समझ पाओगे। तो वीडियो ध्यान से देखना, कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से देखना है वीडियो। मैटर की यदि हम बात करते हैं तो हम मैटर को क्या कह सकते हैं? मैटर विच हैज़ मास। मैटर क्या है? एक तो इसके मास होता है, दूसरा ऑक्युपाइज स्पेस। तो ये आपका मैटर की डेफिनेशन होती है, आपको याद होगा। ठीक है, अब ये मैटर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। तो मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम देखें वो फिर से कैटेगराइज हो जाता है एलिमेंट में और कंपाउंड में। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या क्लासीफाई हो रहा है? प्योर सब्सटेंस मीन्स एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस हुआ, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस हुआ। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, अदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी दिखा दिया है। यहाँ पर एलिमेंट को हमने क्या कहा? सिंगल एलिमेंट मीन्स जैसे ग्रेफाइट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कंपाउंड मतलब वाटर, जैसे कि दो या ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के जो बनता है, अभी डिटेल में देखेंगे इसको। होमोजीनियस मिक्सचर कोई भी ऐसा मिक्सचर जो आपको बिल्कुल एक सा यूनिफॉर्म दिखे, जैसे कि आप देख रहे हो लेमोनेड है और पूरा थॉरोली थ्रू आउट ये पिंक कलर दिख रहा है आपको, कहीं पे इसकी कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है। ठीक है, इनको कहेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम कहेंगे यदि कोई बाउंड्रीज विजिबल है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑयल एंड वाटर में ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर यदि हम मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है, ये वाटर का है। देखो वाटर में ये जो आप यदि सिंगल देखो ये, तो इसका फार्मूला होता है वाटर का H2O। तो ये जो रेड वाला है आप देख सकते हो ये सिंगल है और ग्रे कलर के दो हैं, यानी दो हाइड्रोजन के एटम है। ये जो ग्रे दिख रहे हैं ये दो हाइड्रोजन के एटम है, ये दोनों सपोज, और ये ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यदि होमोजीनस कहा है, होमोजीनस में देखो आप ये बिल्कुल एक साथ दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूल्स एक बराबर है। मीन्स यदि आप देखो दो तरह के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, ये वाटर है जो आप देख सकते हो, रेड कलर का, ग्रे कलर के दो स्मॉल जो है वो आपको दिख रहे हैं अटैच आइटम्स। तो ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एक सॉल्यूट पड़ा हुआ है जो आप देख सकते हो कि इक्वली ये डिवाइडेड है यूनिफॉर्मली। तो उसी तरह से हेट्रोजीनस में आप देख सकते हो, हेट्रोजीनस मिक्सचर में दिखा रखा है, ये एक ऑयल की लेयर दिखा दी है और ये एक वाटर की लेयर दिखा दी है। तो इस तरह से आपको ये सब पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आगे हम देखेंगे कि हेट्रोजीनस मिक्सचर भी दो तरह के होंगे, कॉलाइडल सॉल्यूशंस होंगे, सस्पेंशन होंगे। होमोजीनस मिक्सचर्स को हम ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में देखेंगे। तो चलो देखते हैं आगे की स्लाइड। अब हम देखते हैं, बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंस हम किसको कहेंगे? ये यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हो, इसमें प्योर घी का ये पैकेट है, प्योर मिल्क का है, ये सॉल्ट का पैकेट है। अब यदि प्योर घी लिखा है मीन्स जो कंपनी है वो दावा करती है कि इसके अंदर प्योर घी है। मिल्क में प्योर लिखा है मीन्स कंपनी दावा करती है कि ये प्योर मिल्क है। सॉल्ट आप क्या कह सकते हो कि सॉल्ट है यदि इसमें, तो क्या ये प्योर है या नहीं है प्योर? तो यदि मैं साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में केवल एक ही तरह के सपोज सब्सटेंस होगा, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे प्योर सब्सटेंस में। जबकि यदि हम इन सब्सटेंसेस की बात करें, ठीक है, जैसे हम यदि प्योर मिल्क की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें फैट होगा, इसमें वाटर होगा, इसमें प्रोटीन्स होंगे। ठीक है ना? तो ये सब क्या हुआ? आपका प्योर मिल्क हुआ। तो ये प्योर मिल्क, क्या हम इसको प्योर कहेंगे मिल्क को? हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको प्योर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? हम एक नॉर्मल, एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में कहेंगे तो इसको प्योर मिल्क कहेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। मीन्स इसमें कोई भी अशुद्धि या आप कह सकते हो कोई इम्प्योरिटीज़ उस तरह की नहीं ऐड की गई है, या कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। मीन्स कोई भी नुकसानदेह सब्सटेंस इसमें नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। लेकिन इफ़ साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं या साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो हम इसको प्योर नहीं मानेंगे। इसी तरह हम घी को भी प्योर नहीं मानेंगे।
आयोडाइज्ड सॉल्ट है, इसमें आयोडीन मिला हुआ है। अब इसमें आयोडीन मिला हुआ है तो ये प्योर नहीं रह गया, क्योंकि इसमें सोडियम है, क्लोराइड है जो कि सॉल्ट में होता है, प्लस इसमें आयोडीन भी है, तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। तो ये सारे जो हमें दिख रहा है प्योर घी, प्योर मिल्क या सॉल्ट, ये सब बेसिकली क्या हुआ, मिक्सचर हुए, ना कि प्योर सब्सटेंसेस। क्योंकि यदि हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस में आपका एलिमेंट आएगा और आपका आएगा कंपाउंड। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें जो हम प्योर लिख रहे हैं, ये हमारा प्योर से मतलब है कि कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। साइंटिफिक के हिसाब से हम प्योर सब्सटेंस देखेंगे तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम प्योर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, एलिमेंट्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट की यदि हम बात करें तो एलिमेंट केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है, जैसे यदि मैं कहूँ कार्बन, कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे सारे एटम्स क्या होंगे, कार्बन के ही होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन ही होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा या ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा। तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही तरह के एटम्स होंगे, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, इसको हमने क्या कहा, एलिमेंट का। सेकेंड, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर एंटाइटीज बाय फिजिकल और केमिकल मैथड। अब ऑलरेडी उसमें एक ही तरह के एटम्स हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो उसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, मीन्स हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा किसी तरह के एटम्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। तो ये भी हमारा एलिमेंट का ही एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, और इनका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है। मीन्स आप इनका फॉर्मूला की बात करते हो तो वो फिक्स होगा। जैसे हम यदि कार्बन को कहेंगे कार्बन, डायमंड, सिल्वर, ऑक्सीजन, गोल्ड, ये सारे क्या है आपका एलिमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई बात समझ में? एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एक ही तरह के एटम्स होते हैं उसके अंदर। दूसरा, उनको हम और एंटाइटीज में या उसके और एटम्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और उनका फिक्स कंपोजिशन होता है, क्योंकि सारे एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उनका हम फिक्स कंपोजिशन इस तरह भी कह सकते हैं कि जो एटम है वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब फिक्स होता है। ठीक है ना, तो एक फिक्स कंपोजिशन होगा उसका, उसके सारे एटम्स का। और एग्जाम्पल्स में आप डायमंड, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने कहा प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट हमने एलिमेंट को कर लिया। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स। तो अब देखते हैं हम कंपाउंड्स। दीज आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करती हूँ वाटर, यहाँ पर क्या है, दो एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। तो इसका यदि हम मास की बात करते हैं तो इसमें हमेशा हम यदि नंबर ऑफ एटम से भी यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यदि हम देखें तो हमेशा जो वाटर आप देखोगे उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, H2O। मीन्स हाइड्रोजन इसमें 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, यानी हमेशा 2:1 के रेशो में ये वाटर होगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका मास भी सेम रहेगा, क्योंकि यदि हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 एटम्स हैं, यानी 2 यूनिट इसका मास हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट, तो ये हो जाता है आपका 18 यूनिट। तो हमेशा चाहे पानी कहीं से भी लिया हो, वाटर कहीं से भी हो, उसका मास यही होगा। तो हमेशा जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हमेशा डेफिनेट रेशियो होता है बाय मास। यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ CO2, तो इसमें कार्बन हमेशा सिंगल रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 एटम रहेंगे, यानी 1:2 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी कंपाउंड आप उठा लो, हमने ये भी कहा है 2 और मोर एलिमेंट्स। अब हम एक ऐसा देखते हैं एलिमेंट जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हो, ऐसा कंपाउंड देखते हैं। सपोज मैं कह रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, यहाँ पर एक एलिमेंट ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया। तो इसका फार्मूला हमेशा यही रहेगा। इसका मतलब हमेशा इसमें कैल्शियम, एक हम यदि मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल में हमेशा 1 कैल्शियम रहेगा, 1 कार्बन रहेगा और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट रेशियो में होते हैं बाय मास, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन इस तरह से होते हैं। Second, the compounds can be decomposed into its constituent elements by the suitable chemical methods. अब यदि हम बात करें कि क्या कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एलिमेंट्स को तो नहीं कर सकते हैं, क्या कंपाउंड को कर सकते हैं? यस, जैसे हमने वाटर देखा, ये वाटर को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से कर सकते हैं।
ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल मेथड के द्वारा हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और उससे फिर जो है वो वाटर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके एग्जाम्पल लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा। तो ये हमने बात की कंपाउंड की। तो समझ में आ गया होगा प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स भी पढ़ लिया, कंपाउंड भी पढ़ लिया। एलिमेंट्स में एक ही तरह के एटम्स होंगे, एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे। कंपाउंड में क्योंकि दो या ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स या एटम आप कह सकते हो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या शर्त है, हमेशा जो कंबाइन होंगे वो एक डेफिनेट रेशियो बाय मास में ही कंबाइन होंगे। क्लियर हुआ? आगे समझ में? वेरी गुड। एग्जाम्पल भी देख लो यहाँ पर, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मैंने कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा हो। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। मिक्सचर क्या होते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंसेस में, प्योर सब्सटेंसेस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स मिक्सचर में 2 या अधिक डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे। कुछ भी हो सकते हैं वो। मिक्सचर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है मिक्सचर, ठीक है। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। मिक्सचर में क्या होगा, पड़े रहेंगे पार्टिकल, जितने भी तरह के होंगे वो होंगे, प्रेजेंट होंगे किसी मिक्सचर में, लेकिन उनकी आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। बट आर फिजिकली मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन, फिजिकली किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप एक गिलास में पानी लो और उसमें शुगर ऐड कर दो 2 स्पून, और आपने उसको डिज़ोल्व कर दिया उसमें, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, और यू कैन से शुगर सॉल्यूशन हो गया। आप सॉल्ट को मिक्स कर दोगे तो सॉल्ट का मिक्सचर बन गया। आप यदि चॉक पाउडर को मिक्स कर दोगे तो वो चॉक पाउडर का मिक्सचर बन जाएगा। तो डिपेंड करता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मिक्सचर वो मटेरियल है जिसमें 2 या मोर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे। किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, 2 या ज़्यादा तरह के, ऑफ विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, लेकिन केमिकल रिएक्शन उनमें नहीं होगी, वो सिर्फ फिजिकली मिक्स होंगे किसी भी प्रपोर्शन में, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। क्लियर? गुड। अब मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो मिक्सचर हमने देखा था 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर हमने कहा ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स यदि हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। जबकि हेट्रोजीनियस के जो मिक्सचर्स होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं और सस्पेंशन हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी पिक्चर देख लेते हैं। अब देखो ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिखाया है यहाँ पर, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसमें आप देख सकते हो कि ये 2 तरह के एटम दिखाए हैं, ये पार्टिकल दिखाए हैं। एक ग्रीन कलर के शो किए गए, एक पर्पल, और ये यूनिफॉर्मली जो है वो पूरे में थ्रू आउट आपको दिख रहा है सॉल्यूशन में, ये इवनली स्प्रेड है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ग्रीन का ज़्यादा डिपोजिशन है, कहीं पर पर्पल कलर का, एक सा है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है होमोजीनियस मिक्सचर का, कि जब होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, पूरा आपको एक सा दिखता है। जैसे मैंने आपको कहा शुगर सिरप, शुगर सॉल्यूशन, आपने शुगर को वाटर में मिक्स किया, क्या यदि आपने डिज़ोल्व कर लिया शुगर, तो क्या आप उसको देख करके बता सकते हो कहाँ पर शुगर का पार्टिकल और कहाँ पर पार्टिकल नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है ना, एक सा होता है, इवनली स्प्रेड होता है, या यूनिफॉर्म मिक्सचर आपको दिखता है वो, ठीक है। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, एक जगह पर किसी तरह के पार्टिकल दिखेंगे, कहीं पर किसी तरह के दिखेंगे, फिर कहीं पर किसी तरह के दिखेंगे, तो आपको दूर से दिख जाएगा ये हेट्रोजीनियस है। अब यदि आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें थोड़ा सा आपने सैंड डाल दी, दिखेगी सैंड, ठीक है। तो वो क्या बन रहा है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखो कुछ आपको आइटम्स दिखाए हैं जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रख सकते हैं। कैसे? देखो ये क्लाउड है, यहाँ से रेन ड्रॉप है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है? क्या आप यहाँ पर क्लाउड को देख के बता सकते हो कि इसमें क्या है? समझ में आ रहा है? नहीं, यूनिफॉर्मली दिख रहा है। इसी तरह रेन ड्रॉप भी। चॉकलेट है, चॉकलेट में क्या आपको दिख रहा है कहाँ पर चोको पाउडर है, इसमें कहाँ पर मिल्क है? नहीं दिख रहा है। दिस इज़ कॉफ़ी,
कॉफ़ी में भी नहीं दिख रहा आपको कहाँ पानी है इसमें, कहाँ कॉफ़ी है। इसी तरह से ये आपको दिख रहा है एक आयरन फिलिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ, ये चॉकलेट पाउडर भी हो सकता है, ये ब्लैक कलर में दिखा रखा है, ठीक है। अब कुछ भी आप समझ लो, मतलब सिंगल दिख रहा है ये आपको, इसमें कलर नहीं दिख रहा है, मीन्स इट इज़ होमोजीनस मिक्सचर। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इतने भी आपको ये आइटम्स दिख रहे हैं, इसमें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो लेयर्स को या आइटम्स को कि क्या क्या है, या आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये जितने भी आइटम्स इसके ऊपर जो है वो डेकोरेट किए गए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो पिज़्ज़ा पीस पर, प्लस आप ये सारे जितने भी आइटम्स हैं आप देख सकते हो ये डिफरेंट कलर्स में चीज़ें दिख रही हैं। तो इसको हम किस में कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में कहेंगे। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था कि वाटर में यदि आपने ऑयल डाला देन इट फॉर्म्स अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर फॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ध्यान से समझ लो, होमोजीनस मिक्सचर आपको हमेशा एक सा दिखेगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर में लेयर्स दिखेंगी या एक सा नहीं दिखेगा, कहीं पे कोई पार्टिकल दिखेंगे, कहीं पर कोई। अब जैसे आप सपोज 2-3 तरह के फ्रूट के जूस निकाल लोगे, तो कई बार क्या होता है ना, हर फ्रूट की अपने जूस की डेंसिटी भी थोड़ा अलग होगी, तो वो क्या होगा, लेयर्स में आपको दिख जाएंगे। आप निकाल के देखना, ठीक है। और सिंगल आपने जूस निकाला वो आपको एक ही में दिखेगा। ऑरेंज जूस निकाला वो होमोजीनस मिक्सचर हो गया, ठीक है। मिक्सचर हमने उसको तब भी क्यों कहा, जूस को हमने मिक्सचर क्यों कहा, क्योंकि उसमें पानी है, उसमें और विटामिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चूँकि एक सा है इसलिए हमने होमोजीनस का, बट मिक्सचर क्यों है, क्योंकि उसमें एक तरह के पार्टिकल्स तो नहीं है ना, तो इसलिए मिक्सचर कहा। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर मैंने जैसे एग्जांपल दिया, ये सारी चीज़ें हैं। साथ में आप लिक्विड में जैसे वाटर और ऑयल देख सकते हो, वाटर में सैंड पार्टिकल्स, वाटर में चॉक पार्टिकल्स, ये सब आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना, और इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ती है। आप जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप डिफरेंसेस के साथ लर्न कर सकते हो, बेटर होगा डिफरेंसेस से लर्न करना। कंपैरेटिव स्टडी आप जब करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखो, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे मैंने कहा, कोई भी होमोजीनस मिक्सचर देखोगे आपको बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी, सेम कंपोजिशन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप शुगर सॉल्यूशन है आपने बनाया है तो उसमें आपको कहीं पर शुगर का टेस्ट आएगा, कहीं पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यदि आप उसको पीते हो। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, हैव डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशन होगा। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपने सपोज डिफरेंट जूसेस लिए हैं और उनकी डेंसिटीज़ भी अलग अलग हैं, तो वो आपको दिख रहा है, साफ साफ लेयर में फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है, और साथ में उसका कंपोजिशन भी अलग अलग होगा पूरे मिक्सचर में, क्योंकि आपको दिख रहा है वो साफ साफ, ठीक है, वो मिक्स ही नहीं हो रहा है एक साथ। फिर होमोजीनस मिक्सचर का सेकंड पॉइंट आप क्या लिख रहे हो, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल। कंपोनेंट्स जो है वो विजिबल नहीं होंगे। हेट्रोजीनस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो होंगे वो विजिबल होंगे। जैसे मैंने कहा, यदि आपने यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन लिया या ऑरेंज जूस लिया, या सपोज आपने टी लिया, क्या टी में आपको दिख रहा है कहाँ पर टी लीव्स है, इसमें कहाँ शुगर है, कहाँ पर आपका वाटर है, नहीं दिख रहा। कंपोनेंट्स कोई भी विजिबल नहीं है। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर की यदि हम बात करते हैं तो आपने वाटर में आपने सैंड डाल दिया, आपको दिख रहा है कंपोनेंट्स, वाटर भी दिख रहा है अलग से और उसमें जो सैंड है वो भी दिख रहा है। तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर विजिबल है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल इन होमोजीनस मिक्सचर। फिर नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल। जैसे मैंने कहा, जब कंपोनेंट सारे एक साथ मिक्स हैं, आपको दिख ही नहीं रहा है, तो कोई भी सेपरेशन की बाउंड्रीज भी विजिबल नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर जो सेपरेशन बाउंड्रीज हैं वो विजिबल होंगी हेट्रोजीनस मिक्सचर में, जो कि हमने देखा कि कोई भी इस तरह का मिक्सचर जिसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, या हमने अभी फूड आइटम्स देखे बहुत सारे जिसको हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में रखा, क्योंकि हमें सारी बाउंड्रीज उसमें विजिबल थी कहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। आप बनाओगे मिक्सचर, आपको विजिबल नहीं होगा, उसकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं होंगी, कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होंगे, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। आपने देखो सॉलिड में भी देख सकते हो, आपने सैंड और कॉमन सॉल्ट को मिलाया, दोनों अलग अलग दिखते रहेंगे, ठीक है। उसी तरह आपने यदि वाटर में सैंड डाल दिया तो अभी आपको दिख रहे हैं उसकी बाउंड्रीज, उसके कंपोनेंट्स, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। आ गया बहुत अच्छे समझ में, क्लियर हो गया ना, होमोजीनस मिक्सचर भी हेट्रोजीनस मिक्सचर भी। वेरी गुड।
तो अब हम बढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और आप चैनल पे चेक कर सकते हो, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी ये डिफ्रेंसिएशंस डाले हुए हैं। तो कभी आपको कम समय में सिर्फ आपको वही स्लाइड देखनी है तो आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन करके देख सकते हो अचीवर्स एकेडमी। ठीक है, तो ये वाले जो ट्रू सॉल्यूशंस वाले हैं, एलिमेंट कंपाउंड है, ये सब आपके पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आता है, हमने देखा था होमोजीनस केक। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिख दोगे, होमोजीनस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनस। कॉलाइडल सॉल्यूशन, देखो ये 3 तरह के हमने पढ़ने हैं सॉल्यूशंस। दूसरा है कॉलाइडल सॉल्यूशन। कॉलाइडल सॉल्यूशन जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है मिल्क या स्टार्च सॉल्यूशन। अब मिल्क आप कहोगे ये हेट्रोजीनस कैसे हो गया, मिल्क में तो हमको दिखते नहीं है पार्टिकल्स। बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मिल्क में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उससे बड़ा साइज़ होता है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा। आप स्टार सॉल्यूशन देखोगे, आप मिल्क देखोगे, ये कुछ ट्रांसल्यूसेंट टाइप के मिक्सचर्स होते हैं और ये हम कह लेते हैं कॉलाइडल सॉल्यूशंस। इनको हम ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इनको हम होमोजीनस लगते हैं ये, बट ये होमोजीनस होते नहीं हैं। ये बहुत ध्यान से बात दिमाग में रखनी है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कॉलाइडल सॉल्यूशंस को होमोजीनस मिक्सचर लिख देते हैं। नहीं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये बहुत इजीली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉलाइडल सॉल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ या नन ऑफ दीज। अब आप इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं, होमोजीनियस लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, याद रखना है हेट्रोजीनियस है। सस्पेंशन तो बहुत क्लियर है, जो आपका लाइक यदि आपने वाटर में सैंड डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दिया, या फिर आपका वाटर और ऑयल का मिक्सचर है जो बिल्कुल आपको दिख रही है बाउंड्रीज, वो आपके सस्पेंशन में आ जाते हैं। क्लियर हो गया, तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। आई बात समझ में। सेकंड, हम यदि डिफरेंस की बात करें तो इनमें पार्टिकल साइज को लेकर के भी हम देख सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कौन सा ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, कौन सा कॉलाइडल सॉल्यूशन की और सस्पेंशन की। देखो यदि हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो इसका जो पार्टिकल साइज है बहुत ही छोटा होता है। यू कांट इमेजिन, इवन साइज जो है पार्टिकल्स का 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा होता है। कहाँ पर, ट्रू सॉल्यूशन के केस में। और पार्टिकल साइज अब देख सकते हो आप यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है कॉलाइडल सॉल्यूशन में और ट्रू सॉल्यूशंस में। यहाँ पर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का साइज जो पार्टिकल साइज है वो हो सकता है कहाँ, कॉलाइडल सॉल्यूशंस में। आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा है, ये इसके सॉल्यूशन में पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे, विजिबल नहीं है। यहाँ पर इजीली विजिबल दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा मत सोचना कि हमें मिल्क में मिल्क के पार्टिकल दिखेंगे। बात यहाँ पर माइक्रोस्कोप से देखने की हो रही है। ठीक है, अब ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन में तो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं पार्टिकल्स, तो पार्टिकल साइज यहाँ पर कॉलाइडल सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। ये 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर होते हैं कॉलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल, सस्पेंशन के होते हैं 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा बड़े। फिर हमने जैसा कहा कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन यदि कॉलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो ट्रांसल्यूसेंट होगा और जो सस्पेंशन होगा वो ओपेक होगा। ठीक है, पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नहीं सेटल होंगे। कॉलाइडल पार्टिकल्स कब सेटल करते हैं, आपने देखो, आपने शुगर का सॉल्यूशन लिया, मीन्स उसको आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया, क्या पार्टिकल सेटल होंगे, नहीं होते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब मिल्क लिया आपने, मिल्क को आपने एक गिलास में लिखा और आधे घंटे तक भी रखा रहने दिया, क्या ऐसा होगा कि वाटर ऊपर रह जाएगा और मिल्क नीचे रह जाएगा या उसका फैट नीचे रह जाएगा, नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो दोनों केस में पार्टिकल सेटल नहीं करते हैं। लेकिन सस्पेंशन में, अब यदि आपने एक गिलास में वाटर लिया, उसमें आपने सैंड या चॉक पाउडर कुछ भी डाल दिया, तो आप देखोगे कि पार्टिकल्स नीचे सेटल होंगे, जो आपकी सैंड है या मड है वो नीचे सेटल हो जाएगी। तो ये आपका सस्पेंशन में होता है। कॉलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब देखो, यदि हमने एक गिलास लिया, ठीक है ना, और उसमें हमने एक फ़िल्टर पेपर लगाया, एक कोन की तरह से फ़िल्टर पेपर को लगाना होता है, ठीक है, ये ऐसे करके फ़िल्टर पेपर लगता है। अब यहाँ से हमने डाला सॉल्यूशन, तो क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन पास हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। आई बात समझ में।
फिल्टर पेपर क्या होता है, आपका एक राउंड फॉर्म में होता है या फिर स्क्वायर फॉर्म में होता है। जैसे आपने एक रुमाल लिया, उसकी पहले आपने 1 फोल्ड किया, फिर 2nd फोल्ड भी कर लिया, तब आप उसको फिर एक कॉर्नर से कर लोगे, निकालोगे, तो वो फिल्टर पेपर इस तरह से बना। जो फिल्टर पेपर है उसको भी इसी तरह फोल्ड किया जाता है। रुमाल से फिल्टर पेपर नहीं बन जाएगा। आई बात समझ में? तो पार्टिकल्स पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। पार्टिकल्स पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर से इन केस ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन में भी। अब आपने मिल्क को यदि छाना फिल्टर पेपर से, तो पूरा मिल्क नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचना है, ठीक है। बट डू नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर एक तरह का पेपर होता है जो बहुत ज़्यादा उसके जो है वो थिन होते हैं, तो उसमें लेकिन पार्टिकल्स ऊपर आपको दिखेंगे। पार्चमेंट पेपर से सारे पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे। हम यदि सस्पेंशन की बात करते हैं तो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से भी पास यहाँ पर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? मीन सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं ना, तो फिल्टर पेपर उनको अपने से पास नहीं करने देता। आई बात समझ में? क्लियर? वेरी गुड। फिर देखो, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई। अब हमने शुगर सॉल्यूशन देखा, सॉल्ट सॉल्यूशन देखा, क्या हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं वहाँ पर? नहीं देख सकते। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज बट कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से यहाँ पर नहीं देख सकते। क्या मिल्क में हम पार्टिकल्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यदि हम देखना चाहें तो हमें पार्टिकल्स विजिबल हो जाएंगे। क्लियर? वेरी गुड। और बात करते हैं सस्पेंशन की। पार्टिकल्स इजिली विजिबल होते हैं। मैंने जैसे कहा तुमसे कि यदि आप ग्लास में शुगर पानी और सैंड डाल दो, या पानी और चॉक पाउडर डाल दो, या वाटर और ऑयल ले लिया, तो क्या आपको नहीं दिखेगा? दिखेगा क्लियरली। तो दिस इज व्हाट, पार्टिकल्स इजिली विजिबल होते हैं नेकेड आई से। अब जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनमें आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। जो कॉलाइडल सॉल्यूशन है उसमें टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से शो होता है। सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट शो होता है, लेकिन कुछ केसेस में यदि सस्पेंशन में सपोज आपका सैंड नीचे बैठ गया, ऊपर क्लियर सॉल्यूशन है, तब आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। अब देखते हैं ये क्या है टिंडल इफेक्ट। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन ये कॉलाइड हो गया, सस्पेंशन हो गया। अब यदि हम ये एक लाइट की बीम डालते हैं, जो हमने फ्लैश लाइट से डाला हुआ है यहाँ पर, तो क्या हमको ट्रू सॉल्यूशन में कोई लाइट दिख रही है? नहीं दिख रही है। कहाँ दिख रही है? कॉलाइड में। देखो, यह सस्पेंशन में भी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि सस्पेंशन में भी देखो होता है क्या है, ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। लाइट की टेंडेंसी हमने क्या देखा कि स्ट्रेट जाती है लाइट रेज, ठीक है, मुड़ती नहीं है। लेकिन अब यदि कहीं बीच में हिंड्रेंस आएगा तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यदि आपने एक बहुत इजी सा आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप लाइट रेज, क्या हम अभी रूम में बैठे हैं, पूरी लाइट हमने ऑन की हुई है, या फिर हम सनलाइट में बैठे हैं, तो क्या हम उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये लाइट रेज आ रही हैं? नहीं ना, पूरे में रोशनी एक सी होती है, यूनिफॉर्म होता है। तो होता क्या है एक्चुअली कि सनरेज आ रही हैं स्ट्रेट वे में। अब यदि आपने एक रूम में गया, आपने हल्का सा विंडो खोल लिया किनारे से, और रूम में डार्क है, अब थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल तो रहते हैं, तो कभी ऐसा करके देखना तो आपको लाइट की रेज जो दिखेंगी ना, सनलाइट की, वो आपको दिखेंगी वहाँ पर, वहाँ से रेज आती हुई दिखेंगी। तो वो क्या है आपका एक तरह से वही है कि स्कैटरिंग हो जाती है। तो जब स्कैटरिंग होती है तो वो हमें इस तरह से टिंडल इफेक्ट शो होता है कॉलाइडल सॉल्यूशंस में, ठीक है। स्कैटरिंग मतलब कि लाइट रेज अपने जो पाथ है उससे डेविएट कर जाए। सपोज इधर पार्टिकल आ गया, कोई तो इधर डेविएट हो गई, फिर कहीं इधर आ गया तो इधर डेविएट हो गई। तो डिपेंड करता है कि लाइट रे कहाँ डेविएट कर रही है। अब यहाँ पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो कोई उनको दिक्कत ही नहीं है, लाइट रेज को पास करने में इजी पास हो गई, हमें यहाँ पर नहीं दिखती है। तो नो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है टिंडल इफेक्ट, यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल सस्पेंडेड है पूरे में एक से यूनिफॉर्मली। तो क्या हुआ, जब लाइट रेज आई तो वो अपने पाथ से डेविएट हो गई, स्कैटर कर गई, हमें ये लाइट रेज दिख रही हैं तब। उसी तरह सस्पेंशन में, क्योंकि यहाँ देख रहे हो पार्टिकल्स पूरे में दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, इस वजह से यहाँ दिख रही है। अब यदि पार्टिकल्स सेटल हो जाते उस केस में ऊपर जो सॉल्यूशन बचता उसमें हमको नहीं दिखेगा। तो सस्पेंशन में दोनों केसेस हो सकते हैं, टिंडल इफेक्ट दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन कॉलाइडल सॉल्यूशन में हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखता है। तो ये समझ में आ गया बहुत क्लियरली, क्लियर हो गया। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है। तो ये सब एमसीक्यूज में
आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे निश्चित रूप से, तो ध्यान से इसको देखना, ध्यान से समझना और एनसीईआरटी बुक से भी जरूर पढ़ना। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशंस। हम जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे मैंने कहा शुगर सॉल्यूशन, तो हमने शुगर सॉल्यूशन कहा, मीन्स उसमें शुगर भी है, वाटर भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन क्या होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट क्या होते हैं? एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। ये सब डेफिनेशंस लर्न कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट हम किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे? यदि मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो शुगर क्या है वहाँ पर? सॉल्यूट है। वाटर क्या है वहाँ पे? सॉल्वेंट है। इससे कुछ तो समझ में आया होगा भाई। शुगर हमने कम मात्रा में डाली, उसको हमने सॉल्यूट कह दिया। वाटर ज़्यादा मात्रा में है, उसको हमने सॉल्वेंट कहा। समझ में आ रही है बात? तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम कहेंगे हमेशा सॉल्यूट। और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? हमारा सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? वेरी गुड। तो सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? यूजुअली प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे और हम बोलेंगे इसमें सॉल्यूट क्या है, तो जो भी सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट। जो भी सब्सटेंस ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। शुगर हमने देख लिया, शुगर सॉल्यूशन। अब हम देख सकते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंचर ऑफ आयोडीन कई बार आपका पूछा जाता है एग्जाम में भी। तो यहाँ पर आयोडीन क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है और ये सॉलिड फॉर्म में है। और अल्कोहल में एक्चुअली टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है? आयोडीन का मिक्सचर इन अल्कोहल, वाटर नहीं है यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अल्कोहल है। तो जो अल्कोहल है वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड ही होता है अल्कोहल, और ये सॉल्वेंट हो गया। आयोडीन क्या है आपका? सॉलिड है और सॉल्यूट हो गया। देख सकते हैं हम एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हो, बहुत पसंद करते हो, कैंपा कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप, ये सारी चीज़ें क्या है? एरेटेड ड्रिंक्स। तो इनमें क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होता है और इसको हम कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, जो कि लिक्विड फॉर्म में। तो ये सब बहुत ध्यान से लर्न करना है आपको एग्जाम्पल्स। ये आपके एनसीईआरटी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। नथिंग इज एक्स्ट्रा हियर इन दिस वीडियो। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो वीडियोस में आपको, अचीवर्स एकेडमी के वीडियोस में आपको खास तौर से एनसीईआरटी पे ही फोकस किया मिलेगा। फालतू की चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं होंगी, लेकिन एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल्स भी ध्यान से पढ़ लेना। इन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे तो आपका एमसीक्यूज़ में। ठीक है ना? तो ध्यान से इनको कर लेना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कहते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यदि आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ, मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, ठीक है ना, और इस बीकर में मैंने क्या डाला? वाटर है। ठीक है ना। ये यहाँ पर 50 ml वाटर लिया। 50 ml क्या है? यहाँ पर वाटर है। साथ ही मैंने इसमें शुगर डाली। शुगर कितनी ली मैंने? यहाँ पर 15 ग्राम शुगर ली। ठीक है। अब इसी तरह से मैंने दूसरा एक बीकर लिया, उसमें भी मैंने सेम वाटर लिया। कितना? 50 ml वाटर। लेकिन यहाँ पर मैंने शुगर कितनी ले ली? यहाँ पर मैंने ले ली 25 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है। अब यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, मीन्स सॉल्यूशन को हम कब कंसनट्रेटेड कहेंगे, कब डाइल्यूट कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड तब कहेंगे जब हमारा सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन ऑफ द अनदर वन। हमेशा ये रिलेटिव क्वांटिटी है। तो यदि मैं इन दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करूं, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूंगी, तो इसमें कौन सा कंसनट्रेटेड है, कौन सा डाइल्यूट है? ये हमारा कॉन्सनट्रेटेड बन जाएगा। इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड, जिसमें कि हमारा शुगर ज़्यादा है, और इसके कंपैरिजन में ये ऊपर वाला जो है आपका, ये डाइल्यूट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुगर की मात्रा कम है, ये शुगर की क्वांटिटी कम है। वाटर तो सेम क्वांटिटी में है। मीन्स किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट।
सॉल्यूट कितना आपके सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है उस पर डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है, किस पे डिपेंड कर रहा है। हमने यहाँ भी देख लिया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं, हम सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं, और हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। सॉल्यूट आपने कितना लिया है, और यदि आपने 2 सॉल्यूशन बनाए हैं तो उनमें से आप देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होगा उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें कम सॉल्यूट होगा उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी देख लो, अ लिक्विड विद अ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, वो सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, आ रही बात समझ? बहुत सिंपल है टर्म्स, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, अ लिक्विड विद अ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा किसी भी लिक्विड में, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। आगे समझ में, क्लियर, वेरी गुड। अब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे। अब देखो ये थोड़ा और समझना है इसको, कैसे समझोगे इसको। आपने शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, आपने एक गिलास लिया, सपोज आपने यहाँ पर एक गिलास लिया है, ठीक। अब ये आपने जो गिलास लिया है इसमें आपने वाटर लिया है, फुल गिलास ऑफ वाटर है। फिर आपने ये एक और गिलास लिया है, इसमें भी आपने वाटर ले लिया, ठीक है ना, ये भी वाटर लिया है। आपने एक और गिलास लिया यहाँ पर, और इसमें भी आपने वाटर लिया। अब तीनों लगभग एक ही टाइप के ग्लासेस हैं, एक ही साइज़ के ग्लासेस हैं, तो सपोज तीनों में क्या है, 100 ml वाटर है। कितना है आपका, 100 ml वाटर लिया है। इसमें भी आपका 100 ml वाटर है, और इसमें भी आपका 100 ml वाटर है। तीनों में आपका सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट वाले में क्या किया, 2 स्पून आपने शुगर लिया, इसमें आपने क्या लिया, 2 स्पून शुगर, 2 स्पून शुगर, और आपने चलाया, इसको मिलाया, शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। इसमें भी आपने क्या किया, इसमें आपने शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दिया। आपने यहाँ पर ले लिया 3 स्पून, ठीक है, यहाँ भी शुगर डिज़ोल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्पून के लिए आपने, हम शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपने क्या किया, शुगर लिया, पर कितना लिया आपने, यहाँ पर 4 स्पून शुगर किया, ठीक है। यहाँ पर ये डिज़ोल्व नहीं हो रही है, नॉट डिज़ोल्व्ड, ठीक। यानी हमारा जब तक हम डिज़ोल्व कर रहे हैं और सॉल्यूट डिज़ोल्व होता जा रहा है, हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और जब डिज़ोल्व नहीं हो सकता और ज़्यादा, यहाँ तक 3 स्पून तक शुगर डिज़ोल्व हो गई 100 ml वाटर में, लेकिन हमने एक और स्पून डाला, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, हमने टेम्परेचर सेम रखा है, उसको हमने क्या कहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स एक कंडीशन ऐसी आती है जब आप और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, तो उस कंडीशन को, उस समय उस सॉल्यूशन को हमने क्या कहना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं ना। सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, तो किसी भी चीज़ का सैचुरेशन लेवल होता है। सैचुरेशन लेवल मीन्स उससे ज़्यादा आप उसमें वो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, तो मीन्स और ज़्यादा शुगर ऐड नहीं हो सकती यहाँ पर, तो हमने सॉल्यूशन को बोल दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, शर्त ये भी है गिवन टेम्परेचर, इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये शर्त क्यों है कि गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमने देखा आफ्टर 3 स्पून हमारा एक और स्पून ऐड नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, हीट किया तो वो डिसॉल्व हो गया। यानी अब हम इसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। हमें कब करना है, जब हमने एक ही टेम्परेचर रखा है, मीन्स हमें हीट करके तो और ऐड हो जाएगा ना। आप ज़्यादा भी शुगर ऐड करोगे तो हो जाएगा हीट करने पर हमें हीट नहीं करना है, हमको उसके टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं करना है। एंड तब भी हमारा यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है,
हम उस सॉल्यूशन को उस समय बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? वेरी गुड। आगे अब समझ में अच्छे से। अब जो मैंने कहा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, मीन्स अभी आप ऐड कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। जब तक आप ऐड कर सकते हो तब तक वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब आप और सॉल्यूट क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्यूट की बात चल रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब तक आप किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड कर रहे हो और वो डिज़ोल्व होता जा रहा है, तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एक बार सैचुरेशन लेवल पर पहुंचने के बाद वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। सैचुरेशन लेवल मतलब कि अब उसके बाद आप और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते एट द गिवन टेम्परेचर और एट द सेम टेम्परेचर। आगे समझ में? तो अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature or at given temperature is called its solubility। तो solubility किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है कि एक गिवन टेम्परेचर पर जितना अमाउंट सॉल्यूट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया आपको कि 3 स्पून शुगर आप ऐड कर पा रहे थे, तो यानी कि 3 स्पून शुगर में सपोज आपका 5 ग्राम का एक स्पून है, 5 ग्राम आता है, तो 15 ग्राम शुगर जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि आप उससे ज़्यादा उसमें ऐड नहीं कर सकते। यही हमने देखा था ना कि 4th स्पून जब आपने ऐड किया वो ऐड नहीं हो पाया, डिज़ोल्व नहीं हो पाया। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया उसमें जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है एट द गिवन टेम्परेचर, उसको हमने क्या कहना है? इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया? आगे समझ में अच्छे से? वेरी गुड। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमने देखा कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, हमने देखा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। इन सब की डेफिनेशन भी देख ली, इनको एग्जाम्पल से भी समझ लिया, तो अच्छे समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे? बात ये आती है कि हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसको हमने क्या कहना है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहना है उस सॉल्यूशन की। ठीक है, कि सॉल्यूशन इतना कॉन्सेंट्रेटेड है। कितना कॉन्सेंट्रेटेड है? जितना उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यानी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्यूट के अमाउंट पर। क्लियर? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करोगे। 3 वेज में आप इसके जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की उसको फाइंड आउट कर सकते हो। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें आपको मास दिया होगा, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी आप निकाल सकते हो। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी आपको सॉल्यूट मास दिया है, सॉलिड है सपोज, और जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यू कैन से कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे। तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मीन्स यदि 2 लिक्विड के एक सॉल्यूशन बनता है तो वहाँ पर सॉल्यूट भी आपका लिक्विड में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड में है, तब आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे किसी भी सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? फॉर्मूला सब सेम है। देखो, मास बाय मास परसेंटेज है, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखा आपने, अपॉन कर दिया मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो तो आपने जो सॉलिड ऐड किया है, सपोज ये जो भी सॉल्यूट जो कम मात्रा में वो ऐड किया है किसमें? सॉल्वेंट में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? यहाँ पर आप ऐड करोगे सॉल्यूट के मास को, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या बन गया आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? तो हम जब मास सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जब ऐड करते हैं वो किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाता है सॉल्यूशन के मास के बराबर।
तो हमें जब इस फॉर्मूले में पुट करना होगा तो हमें सॉल्यूट भी दिया होगा, सॉल्वेंट भी दिया होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तब वो लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, ये ध्यान रखना है। जो मैंने कहा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें भी सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट आप लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ भी आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस जो वॉल्यूम आपका सॉल्वेंट का उसको ऐड कर लेना है। सेम आपको यहाँ पर करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम बाय ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ भी आप सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखोगे जो दिया होगा, और नीचे आप सॉल्यूशन दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करके आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लोगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके इसको कर लोगे। क्लियर, आगे समझ में? अब देखो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल में अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो ये जो 40 ग्राम है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉल्यूट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है हमारे पास, 40 ग्राम। ठीक है, फिर हमें दिया है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन वर्ड नहीं लिखा है ना, 320 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, यानी हमने क्या लिखना है यहाँ पर, ये क्या हुआ हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है यहाँ पर, 320 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने क्या कहा कि मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे आप, प्लस कर दोगे आप मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये हमारा 40 ग्राम है जो मास सॉल्यूट का दिया हुआ है, और सॉल्वेंट का मास दिया 320 ग्राम, तो ये मैंने ऐड कर दिया, क्या आ गया मेरा 360 ग्राम। 360 ग्राम क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यही हमें चाहिए होता है वैल्यू, सॉल्यूट चाहिए और सॉल्यूशन चाहिए। तो इसको हम फार्मूला रखते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है ना, हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 100 से करना है, मल्टीप्लाई 100। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमारा 40 ग्राम, हमने लिखा है यहाँ पर 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारा 360, जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके आया। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर 360 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर 100 है, राइट। अब देखो यदि मैं 40 से इसको कैंसिल करूँगी तो 41 से 40, 49 से 360, तो क्या आ गया ये 100 अपॉन 9 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 1 से 9 आ गया, फिर 1 0 हो गया यहाँ पर, 9 1 से 9 अगेन, फिर 1 0 आता रहेगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, और ये हमारा आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर किस चीज़ का है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया, इसको हम हमेशा परसेंटेज में रखेंगे। आगे समझ में? तो हमें जो क्वेश्चन दिया होगा हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो यूनिट हमें जो क्वांटिटी दी है उनको लिखा हमने, और फिर इस तरह से फार्मूला पुट किया, जो भी फार्मूला हमसे मांगा गया है, और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 11.1%। इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 11.1%। क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। तो अब लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉलाइडल सॉल्यूशन। जो कॉलाइडल सॉल्यूशन है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो जैसा हमने ट्रू सॉल्यूशन देखा, उसमें सॉल्यूट होता है, उसमें सॉल्वेंट होता है, उसी तरह कॉलाइडल सॉल्यूशन में भी ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 2 कंपोनेंट्स किस नाम से होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक हो गया। डिस्पर्स फेज क्या है, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट होगा ना उसको हम कहेंगे डिस्पर्स फेज। ये ध्यान रखना, जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा कि शुगर को हमने क्या कहा, सॉल्यूट का, मीन्स जो कम अमाउंट में होगा सब्सटेंस उसको हमने सॉल्यूट कहा। उसी तरह कॉलाइडल सॉल्यूशन में भी जो कम अमाउंट में होगा सब्सटेंस उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स फेज कहेंगे।
द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल्स, या फिर जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होंगे इन अ कोलाइड, वो क्या बनाते हैं, फॉर्म अ डिस्पर्स्ड फेज। समझ में आ गया। अब यदि हम बात करते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, तो देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता है, उसी तरह से क्या होगा, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है उसमें डिस्पर्स फेज जो है वो सस्पेंडेड रहेगी। तो डिस्पर्सिंग मीडियम एक तरह सॉल्वेंट की तरह समझ लो इसको, जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हुआ कोलाइड्स में वो डिस्पर्सिंग मीडियम हमने कह दिया, ठीक हो गया। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, वो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो जो कंपोनेंट में डिस्पर्स फेज होगी उसको हमने डिस्पर्सिंग मीडियम कहा, और जो सॉल्यूट की तरह के पार्टिकल्स होंगे उसको हमने डिस्पर्स फेज कहा। तो ये तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, जिनमें आपको डिस्पर्स फेज दिया है, डिस्पर्सिंग मीडियम दिया है और उनका टाइप दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टेबल मैं यहाँ भी आपको दिखाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको समझना भी है, उसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स। ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देखोगे ये आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हैं, थोड़े पिक्चर के साथ मैं समझा रही हूँ, बाकी आपको टेबल से दिखाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो क्लाउड्स और मिस्ट। क्लाउड और मिस्ट को हम किस टाइप का कोलाइड कहेंगे, एरोजॉल। तो ये टाइप भी आपको समझना जरूरी है। इसकी में डिस्पर्स फेज क्या है, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, ये भी समझना जरूरी है। देखो क्लाउड और मिस्ट क्या होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में गैस होती है और उसमें क्लाउड क्या कंटेन करता है, वाटर। इन द सेम वे मिस्ट भी क्या कंटेन करती है, वाटर। तो ये गैस में लिक्विड क्या आपका डिस्पर्स फेज हो जाएगा। तो क्लाउड्स को यदि एग्जाम्पल पूछा जाता है इसमें क्या डिस्पर्स फेज है, क्या डिस्पर्सिंग मीडियम है, किस टाइप का एरोजोल है, तो ये किस टाइप का कोलाइड है, तो टाइप क्या होगा, एरोजोल आ गया। फेज क्या है, डिस्पर्स फेज, इसमें लिक्विड है। डिस्पर्सिंग मीडियम इसमें क्या है, गैस है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ये कार से आप देख रहे हो धुआं निकल रहा है, और ये भी एक तरह का कोलाइड है जिसका टाइप एरोजॉल ही है। लेकिन इस एरोजॉल में जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है, क्योंकि ये जो स्मोक निकल रहा है इसमें क्या है, कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं इसमें, तो इस वजह से डिस्पर्स फेज इसमें सॉलिड है। डिस्पर्सिंग मीडियम अगेन इसमें भी गैस है। तो दो तरह के एरोजोल देखे, एक में डिस्पर्स फेज लिक्विड था, एक में डिस्पर्स फेज सॉलिड है। डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों केस में गैस है, ठीक है। तो इनके नाम एग्जाम्पल्स के, इनके टाइप, किस तरह के कोलाइड हैं, प्लस इनका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम लर्न करना है। अब हम देखेंगे फोम, ये एक तरह का कोलाइड हुआ। ये फोम जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, शेविंग क्रीम में फोम निकलता है, यदि आप देखते होगे अपने पापा को शेव करते हुए, तो क्या होता है, फोम बनता है जब आप इसको यूज़ करते हो ब्रश से। तो ये क्या है, ये शेविंग क्रीम क्या है, एक तरह का फोम रहता है इसमें, या फोम बनता है। और इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या है, गैस है, क्योंकि गैस इसमें रहता है, और डिस्पर्स फेज है लिक्विड। तो शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल हो गया, टाइप फोम हो गया, डिस्पर्स मीडियम इसमें गैस हो गया, डिस्पर्सिंग फेज इसमें लिक्विड हो गया, ठीक है। तो फोम का ही एक और टाइप देखते हैं हम यहाँ पर। ये फोम का दूसरा टाइप है जिसको हम कहेंगे, जो हमारा देख रहे हो ये आप इस तरह से एक पतला सा मैट्रिक्स टाइप का दिखाया हुआ, ये रोल किया हुआ। तो ये फोम और रबड़ और प्यूमिस, ये सब भी आपके एग्जाम्पल हैं, फोम में ही आएंगे। ये टाइप कौन सा है इसका, फोम। रबड़ भी फोम में आएगा, फोम जो कोलाइड का टाइप हुआ। प्यूमिस स्टोन होता है वो भी इसी में आएगा। इसमें डिस्पर्स मीडियम जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। डिस्पर्स मीडियम गैस है, लेकिन डिस्पर्सिंग फेज यहाँ पर सॉलिड है। अभी हमने जो शेविंग क्रीम का देखा, देखो इसमें भी क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम, तो इसमें भी गैस है, और जो दूसरा हमने देखा इसमें भी गैस है। लेकिन जो डिस्पर्सिंग फेज है वो इसमें लिक्विड है शेविंग क्रीम के केस में, जबकि जो हमारा फोम, रबड़, प्यूमिस, ये सब है, इसमें डिस्पर्सिंग फेज सॉलिड, जो आप देख सकते हो ये सॉलिड है। आ गया समझ में, क्लियर, गुड। एक और पिक्चर देख सकते हो आप, चीज़, बटर एंड जेली। ये किस तरह का जो है, इसका टाइप क्या है कोलाइड का, जेल। ये सब क्या कहलाते हैं आपके, जेल कैटेगरी में आएंगे। और इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है। देखो बटर होगा, यदि पूछा जाता है बटर में डिस्पर्स फेज क्या है, आप कहोगे लिक्विड। चीज़ में डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, इनमें सॉलिड है,
तो इस तरह से आपको ये चीज़ बटर जेली का ये एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक बार टेबल देख लेते हैं एनसीईआरटी की। ये वो टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो यहाँ पर ये डिस्पर्स फेज दिया हुआ है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, देन टाइप है, देन एग्जाम्पल है। इसको लर्न करना होगा। तो एरोजोल हम टाइप से लर्न करेंगे। एरोजोल का टाइप क्या होगा? फॉग, क्लाउड, मिस्ट हो गया। इसमें डिस्पर्स फेज है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया इसमें गैस, जो हमने देखा भी एग्जाम्पल पिक्चर के साथ। दूसरा एरोजोल हो गया जिसमें कि स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आएगा, जिसमें कि डिस्पर्स फेज हो जाएगा सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाएगा आपका गैस। फिर हम फोम की बात करते हैं, जो हमने देखा था एग्जाम्पल शेविंग क्रीम का। तो डिस्पर्स फेज इसमें गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम इसमें लिक्विड है। इमल्शन जो आपका मिल्क होता है, जो फेस क्रीम होता है, ये भी एक तरह का कोलाइड है। इट इज़ अ टाइप दैट इज़ इमल्शन। इसमें क्या है आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों लिक्विड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द टाइप ऑफ कोलाइड इन विच बोथ आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम आर लिक्विड। तो ये सब चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोड कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर नेक्स्ट आ गया आपका सॉल। सॉल के नाम से क्या है आपका एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मड हो गया। इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है, मीन्स जो सॉल्यूट वाला कंपोनेंट है वो सॉलिड है। जो सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट जिसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं वो यहाँ पर क्या है? लिक्विड है। आ रहा है समझ में अच्छे से? सॉल में सॉलिड डिस्पर्स फेज है, लिक्विड मीन्स लिक्विड में सॉलिड जो है वो सस्पेंडेड है, डिस्पर्स्ड है। फोम हम बात करते हैं तो हमने ये देखा था एग्जाम्पल। फोम में जो एग्जाम्पल हो गया फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस, जो हमने भी देखा था। इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हमने देखा था, डिस्पर्स फेज इसमें गैस है, याद हो गया होगा आपको। जेल भी हमने देखा है अभी एग्जाम्पल, चीज़, जेली, बटर, इसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड हमने देखा और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है। एक और है आपका सॉलिड सोल। ये सॉल हमने देखा था, इसमें एक सॉलिड है कंडीशन, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है। लेकिन जब हम सॉलिड सोल की बात करते हैं, ये कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें दोनों ही सॉलिड हैं, मीन्स डिस्पर्स फेज डिस्पर्स किस में है? सॉलिड डिस्पर्स फेज डिस्पर्स्ड है सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम में। तो ये टेबल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसके हर एग्जाम्पल को, हर टाइप को विद इट्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम लर्न कर लेना है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे हमारा ये हाफ चैप्टर हुआ है, लेकिन जो इस साल का सिलेबस है 2021-22 उसके हिसाब से हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत ध्यान से आप लर्न करना, इम्पॉर्टेंट है। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से लर्न करना है, ठीक हो गया। और जो आप डिफरेंसेस देखना चाहते हो तो आप शॉर्ट वीडियोस में भी 1 मिनट शॉर्ट वीडियोस जो दे रखे होते हैं उसमें मेरे आप चैनल में देखोगे, आपको मिल जाएंगे। तो आई होप अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।